तो हमारी रिवीजन क्लास शुरू हो गई है, जिसमें हमने प्रथम अध्याय पढ़ा दिया है। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जा कर के आप पहले प्रथम अध्याय को देख लीजिए। प्रथम अध्याय में हमने पूरी चर्चा की है कि मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र क्या हैं, ठीक है। सारा कुछ प्रथम अध्याय में हमने जो है वहाँ पर देखा। प्रकृति का जो है मानवीकरण, मानव का प्राकृतिकरण, नवनिश्चयवाद, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। क्योंकि ये हमारा रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत कम समय में पूरे अध्याय को समेटते हुए चले, जिससे कि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। अगर हमारे इस वीडियो सीरीज को आप लगातार देखते रहें, हमारे साथ चलते रहें, तो परीक्षा में आप अधिकतम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है वीडियो को हमारा देख करके और जो PDF है इसको आप तैयार कर लीजिए, तो आपका लेक्चर तैयार हो जाएगा। यही बात मैं YouTube पर देखने वाले व्यूअर्स को भी बोलूँगा कि जो भी बच्चे जागरूक हैं और YouTube के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा ये चैनल एकेडमिक ज्ञान सेतु सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसके अलावा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम लोग आज दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। ये दूसरा अध्याय हमारा चूँकि बड़ा है, इसलिए इसका हमने 2 पार्ट में विभाजन किया है। क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं तो 2 लेक्चर हमारे इस पे आएंगे। तो पहले लेक्चर में हम आज अध्ययन करेंगे विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। इसमें 3 टॉपिक हैं: जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का घनत्व और विश्व की जनसंख्या की वृद्धि। क्योंकि प्रथम जो हमारी किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी किताब इसी सिद्धांत का जो है प्रैक्टिकल स्वरूप भारत के परिप्रेक्ष्य में है। तो ये चैप्टर खत्म होगा, फिर वहाँ हम दूसरी किताब जो भारत का है उसका पहला चैप्टर यही है, तो उसका अध्ययन करेंगे इसके बाद में। तो इसमें जो हमारा ये पहला पार्ट है, इसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे? वितरण अध्ययन करेंगे, घनत्व अध्ययन करेंगे, और घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। 3 टॉपिक को हम लोग यहाँ समेटने का प्रयास करेंगे अपने इस पहले लेक्चर में। फिर इसके बाद में दूसरे लेक्चर में हम लोग जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और इसके अलावा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का भी हम लोग वहाँ अध्ययन करेंगे, जो दूसरे पार्ट में है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग जनसंख्या क्या है। देखिए जनसंख्या, जन मतलब क्या होता है? पीपल, लोग। तो लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। आप यहाँ प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जनसंख्या किसे कहते हैं और विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप क्या है। एक छोटे प्रश्न के रूप में या बड़े प्रश्न के रूप में यहाँ पर प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट में जो है प्रश्नों का स्वरूप देखेंगे, किस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और जो है दीर्घ प्रश्न, 3 स्वरूप के प्रश्न आते हैं, और चौथा जो है मल्टीपल चॉइस वाला होता है, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या किसे कहते हैं? लोगों की संख्या। भाई जनगणना होती है भारत में, तो हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है। तो जनगणना में जन मतलब लोगों की गणना की जाती है। इसी प्रकार से पशुओं की गणना होती है, पशु गणना। तो यहाँ पर जनसंख्या इसीलिए लिखा गया है कि लोगों की संख्या का हम अध्ययन करेंगे। और ये आंकड़े जब प्राप्त होते हैं तो बहुत सारी जो है नीतियों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप क्या है, जो पैटर्न है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है। तो पृथ्वी पर लोगों की वितरित संख्या ही जनसंख्या वितरण है। जनसंख्या वितरण क्या है कि पृथ्वी पर, यानी हमारे जो पृथ्वी, हमारा भूमंडल है, इस पूरी पृथ्वी पर जो लोगों की संख्या का वितरण है, किस तरीके से वितरित है, तो वही क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण प्रारूप, पैटर्न कहलाता है। अब मोटा मोटी क्या है कि विश्व की जनसंख्या का 90%, विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विश्व की जो बनावट है, विश्व की बनावट है, उत्तरी गोलार्ध ज़्यादातर किस तरीके का है? उसमें महाद्वीपों की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल अधिक है। आप मानचित्र, विश्व का मानचित्र देख सकते हैं किस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में जो है महाद्वीपों की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल की अधिकता है। तो इस तरीके से इस अधिकता के कारण 90% भूभाग पर 10% विश्व की जनसंख्या रहती है, और बाकी 10% भूभाग पर जो है 90% वर्ग विश्व की जनसंख्या वितरित पाई जाती है। ये एक विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। आप इसको लिख सकते हैं
पॉइंट में जब लिखने के लिए प्रश्न ऐसा आए, विश्व जनसंख्या वितरण प्रारूप क्या है, तो ये आपके एनसीईआरटी किताब में हूबहू यही लाइन लिखी हुई है, वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। और इसका पैटर्न जो है महाद्वीपवार देख सकते हैं, महाद्वीपवार अभी एक चार्ट के माध्यम से हम दिखाएंगे। और इसके अलावा जो है विश्व के 10 अधिकतम जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं कि विश्व में अधिकतम जनसंख्या वाले देश कौन कौन से, टिक मिल आता है, ठीक है। तो इसे आप एक चार्ट के माध्यम यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। यहाँ से प्रश्न 1 नंबर का अवश्य आता है टिक वाले, इसमें से दे देगा कोई भी 4-5 नाम दे देंगे देश के और पूछेगा इनमें से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो कम से कम 10 देशों का सीरियल तो आपको याद होना चाहिए। विश्व के 10 देश कौन कौन से, सबसे अधिक जनसंख्या चाइना में है, चीन की है सबसे अधिक जनसंख्या, दूसरे नंबर पे हमारे भारत की है, तीसरे नंबर पे अमेरिका की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की, और चौथा नंबर है हमारा इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, और 6वें नंबर पे पाकिस्तान है, 7वें नंबर पे नाइजीरिया है, 8वें नंबर पे बांग्लादेश है, और 9वें नंबर पे रूस है, 10वें नंबर पे मैक्सिको है। तो इस तरीके से ये 10 नाम तो आपको याद होने चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं महाद्वीप वाइज क्या है। अब ये सब मतलब ये अवरोही क्रम में है, जनसंख्या का वितरण क्या है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब सबसे अधिक से लेकर के और सबसे कम तक। और इसी प्रकार से महाद्वीप स्तर पे हमारे पूरे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, 7। तो 7 महाद्वीपों पर जनसंख्या का वितरण यहाँ देखेंगे, जिसमें 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, जहाँ पे जनसंख्या नहीं पाई जाती, जनशून्य है। तो 6 महाद्वीपों को हम यहाँ सीरियल देखेंगे, ये भी अवरोही क्रम पर। हम अगर विश्व का मानचित्र ड्रॉ करें इस तरीके से, जो है थोड़ा सा, तो अब इधर हम देख सकते हैं महाद्वीप स्तर पर जनसंख्या का वितरण जो है, तो एशिया महाद्वीप में जो है सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। प्रश्न यहाँ आते हैं किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप ये रहा हमारा। और दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप का, तीसरे नंबर पे यूरोप महाद्वीप का, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, कौन सा, दक्षिण अमेरिका, इसमें कैरेबियन द्वीप समूह भी शामिल हैं। और 5वें नंबर पे उत्तरी अमेरिका, और 6वें नंबर पे ओशिनिया, ये वाला ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा महाद्वीप है, इसी में छोटे छोटे द्वीप हैं जैसे न्यूजीलैंड वगैरह हैं, तो ये सब मिला करके क्या कहलाता है, ओशिनिया महाद्वीप। तो इस तरीके से ये सीरियल आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इस 10 देशों में किस महाद्वीप की जनसंख्या, किस महाद्वीप के देश ऐसे हैं सबसे ज़्यादा हैं जो जनसंख्या में अधिक है। जैसे चीन है, चीन किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, ये भी नहीं पता है। भारत एशिया महाद्वीप में, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में है, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में। तो 10 देशों में 1, 2, 3, 4, 5, पूरा 5 देश, और रूस का जो है पूर्वी भाग भी एशिया महाद्वीप में ही है, पश्चिमी भाग जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है वो यूरोप में है। तो पूरा 5 देश जो है सिर्फ 10 देशों में हमारे किस महाद्वीप पे हैं, एशिया। तो इससे सिद्ध होता है कि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है। अभी हम लोग जब जनसंख्या का वितरण देखेंगे पूरे विश्व में क्या क्या है, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कौन से महाद्वीप पे किस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। अब हम लोग जनसंख्या घनत्व देखेंगे, डेंसिटी। अभी हम लोगों ने वितरण देखा, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व। यहाँ से प्रश्न अक्सर आता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे ये कमरा है जिस कमरे में हम पढ़ रहे हैं, तो मान लेते हैं ये कमरा है, और ये चलो ये खेत है, ये जैसे या एक क्षेत्र है 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 का, या ये कमरा है 10 बाई 10 का, इसमें जितने लोग रह रहे हैं तो 10 बाई 10 क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, इस कमरे का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें जितने लोग रह रहे हैं उसकी संख्या हम गिन लेंगे, तो जितने लोग रह रहे हैं उसकी संख्या को क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। यानी गणितीय घनत्व, इसके घनत्व को निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में सिर्फ गणितीय घनत्व को बताया गया है। तो गणितीय घनत्व का मतलब परिभाषा इसके जो फार्मूला है क्या है, क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। जैसे ये कोई एक क्षेत्र है जो 10 बाई 10 का है, 10 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा है,
तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल, तो 100 हो जाएगा। और मान लेते हैं इस क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 10,000 है। रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 10,000 है। तो 10,000 को 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो यही 100 जो है हमारा क्या हो गया, इस वर्ग में, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का क्या हो गया, घनत्व हो गया। और घनत्व को लिखते कैसे हैं, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 100 व्यक्ति रह रहे हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। एक औसत घनत्व आता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, 100 व्यक्ति रह रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे ही अगर भारत का हमें घनत्व निकालना है तो भारत का हमको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, कोई बताए, 32 लाख। चलो देखना, फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। जो यूट्यूब को देखने वाले विद्यार्थी वो भी जो है कमेंट में भारत के क्षेत्रफल को बताएंगे। तो भारत का क्षेत्रफल जितना है और पॉपुलेशन 2011 के आंकड़े के अनुसार कितना है, लगभग 121 करोड़ है। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 का आंकड़ा लेंगे हम। तो 121 करोड़ की जनसंख्या को हम जो भारत का क्षेत्रफल है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जो हमारी संख्या आएगी वही क्या हो जाएगी, घनत्व। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर घनत्व को हम निकालते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। प्रश्न ऐसे आ जाएगा, 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व को निकालने का फार्मूला बताइए। तो ये काम आएगा। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व का वितरण। जनसंख्या घनत्व, विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। तो इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं, मैंने, या मोटा मोटी इसको 2 रूपों में कह सकते हैं। जनसंख्या जहाँ रहती है उसको बोलते हैं इकोमेने, निवासित क्षेत्र, इकोमेने बोलते हैं, इकोमेने। और जहाँ नहीं रहती जनशून्य क्षेत्र है उसको बोलते हैं नॉन इकोमेने। अब इकोमेने में ये 3 क्षेत्र आते हैं, उच्च घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले और कम घनत्व वाले। जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 150 से अधिक है, अभी हमने निकाला था ना फार्मूले से जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, विश्व मतलब क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो जहाँ की जनसंख्या 150 से अधिक है प्रति वर्ग किलोमीटर में उसको उच्च घनत्व बोलते हैं। और जहाँ पर जनसंख्या 10 से 100 के बीच है, जब जनसंख्या का घनत्व 10 से 100 के बीच होगा, 10 से 100 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जहाँ लोग रह रहे हैं वो मध्यम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र हो गया। और तीसरा है कम घनत्व का क्षेत्र, जहाँ पर 1 से 10 तक व्यक्ति रहते हैं। और जन शून्य क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल शून्य है, बहुत कम है, एकदम बिल्कुल बसा ही नहीं है, इसीलिए उसको नन इकोमेने कहते हैं, अनिवासित क्षेत्र बोलते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो उच्च जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पाए जाते हैं विश्व के, सबसे अधिक जनसंख्या किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं विश्व में। तो ये दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। ये एशिया के, हमने बताया था एशिया में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो एशिया में दक्षिणी एशिया वाला हिस्सा और दक्षिण पूर्वी एशिया वाला हिस्सा है, यानी ये हमारा एशिया है। विश्व का नक्शा यहाँ हम बनाते हैं छोटा सा, इसमें दिखाते हैं। ठीक है, ये है। अब देखो दक्षिणी एशिया भारत आ जाता है दक्षिण एशिया में, और दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ये चीन वगैरह वाला हिस्सा आ जाता है, चीन का कुछ हिस्सा। और पूर्वी एशिया में चीन पूरा आ जाता है, जापान आ जाता है, और इंडोनेशिया भी दक्षिणी एशिया में आ जाता है। तो इस तरीके से एशिया के 3 भाग, ये पूरा क्षेत्र क्या जो है बहुत उच्च जनसंख्या घनत्व वाला, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, पीछे लेकर से आओ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान। ठीक है, तो ये सब क्या है, जनसंख्या घनत्व के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं। और दूसरा है मध्यवर्ती, दूसरा उच्च घनत्व वाला क्षेत्र मध्यवर्ती और उत्तर पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिमी यूरोप। यूरोप वाला ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है। मध्यवर्ती यूरोप ये वाला हो गया, और उत्तर पश्चिमी यूरोप ये वाला हिस्सा हो गया, और दक्षिणी पश्चिमी यूरोप ये वाला हिस्सा हो गया जहाँ पर भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र। और अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, ये अमेरिका है उत्तर पूर्वी भाग, और कनाडा का पूर्वी भाग, ये वाला। तो ये पूरा बेल्ट हम देख रहे हैं क्या है,
बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। ये पूरा बेल्ट जो है, जो कि लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो उच्च जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? अधिक उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र जो है इसके आसपास लगे हुए, आजू बाजू में लगे हुए क्षेत्र हैं। और कम जनसंख्या घनत्व उसके आसपास लगे हुए क्षेत्र हो जाते हैं। और जनशून्य, यहाँ पे दो ही चीज़ समझ लो, उच्च जनसंख्या घनत्व लिखने के लिए आता है, और जनशून्य जहाँ पे जनसंख्या रहती ही नहीं है। तो जनशून्य कौन कौन से होंगे? ऐसे जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती होगी, अधिक सर्दी पड़ती होगी, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होंगे, ठीक है, और या विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होगा। तो अधिक शीत कहाँ है, ठंडी कहाँ है? ध्रुवों पर है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पे जनसंख्या नहीं है, जनशून्य है। और इसी प्रकार से जो है आपका विषुवत रेखा, जो जहाँ वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होगी तो वहाँ भी जनसंख्या कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर दलदली क्षेत्र है, जंगलों का पूरा निवास है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र हो गया। और दूसरा उच्च पर्वतीय क्षेत्र, जैसे भारत में हिमालय है, हिमालय में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पे बहुत यदा कदा लोग रहते हैं, नहीं तो पूरा बर्फ से जमा होता है। और इसी प्रकार से जो है आपका कौन सा क्षेत्र हो गया? गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल खास करके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, जैसे सहारा का मरुस्थल हो गया ये पूरा, और आपका अरब का मरुस्थल हो गया। भारत में थार के मरुस्थल में फिर भी लोग रहते हैं। और आपका जो है नाबी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, ये सब गर्म मरुस्थल के जो है रूप हैं। यहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत कम पाया जाता है। तो 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है, वितरण कम पाया जाता है। हम लोग विश्व में जनसंख्या घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूरे विश्व की जनसंख्या घनत्व को और वितरण को प्रभावित करते हैं? तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में बहुत सारे कारक हैं, जैसे जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा। जल की उपलब्धता, देखो हमारे विश्व की सभ्यताओं का जन्म कहाँ हुआ है? जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पर जल पाए जाते हैं। जल ही जीवन है कहा जाता है ना। तो जहाँ पर जल की अधिकता होगी वहाँ पर कृषि भी होगी, वहाँ पर परिवहन के साधन भी विकसित होंगे। पुराने समय में जब लोगों के पास मतलब इंजन नहीं थे, आविष्कार नहीं हुए थे, तो फिर परिवहन के साधन क्या थे? नदियाँ थी। हाँ, तो नदियों के सहारे ही जो सारी विश्व की सभ्यताएं विकसित हुई थी। तो जल की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। आप मानचित्र उठा करके विश्व का देख लो, नदियों के सहारे जो है मैदानी पाई जाती है ज़्यादातर, और मैदानों में ही जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। दूसरा है भू आकृति। भू आकृति भी प्रभावित करता है, यानी उच्चावच पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, क्या है भू आकृति की बनावट कैसी है? तो भू आकृति की बनावट भी हमारी जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करता है। और जलवायु भी प्रभावित करती है। जलवायु जहाँ सम होगी, समुद्र के सहारे तट वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। इसी प्रकार से शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में हमने देखा अभी विश्व के मानचित्र को बना करके, लगभग जो 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री से लेकर 60-65 डिग्री के अक्षांश के बीच अच्छी जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार से जो कठोर जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थल हैं, शीत मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, यहाँ जनसंख्या का घनत्व वितरण कम पाया जाता है। ऐसे ही मृदा, मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ कृषि अच्छी होगी तो वहाँ पर भी लोगों का वितरण अच्छा पाया जाएगा। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी कई प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे खनिज पदार्थों की उपलब्धता। अब कृषि के बाद मनुष्य जो है खनिजों की तरफ अपना ध्यान लगाता है। खनिज पदार्थ जहाँ जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर औद्योगिकरण होता है, उद्योग धंधे संचालित होते हैं। तो जहाँ खनिज पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, यानी संसाधनों की अधिकता पाई जाएगी, वहाँ भी जनसंख्या का वितरण अच्छा खासा पाया जाता है। लोग मतलब जहाँ पर जनसंख्या रहने लायक नहीं हो, फिर भी वहाँ पर कॉलोनियाँ बस जाती हैं। जैसे यूरोप से जब भारत में आए लोग, चाहे वो आपका इंग्लैंड से लोग आए हों, चाहे पुर्तगाल से लोग आए हों, चाहे फ्रांसीसी आए हों, तो वो किस लिए आए थे? संसाधनों की खोज में ही तो भारत में आए थे और भारत आकर के बस गए। तो संसाधनों की उपलब्धता भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा नगरीकरण है। नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण में बहुत सारे नगर अधिक होंगे, नगरों की व्यवस्था, नगरों में बहुत सारी चीज़ें हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं इंसानों की। वहाँ पर जो है सड़कें अच्छी हैं, परिवहन के साधन अच्छे होते हैं, एजुकेशन, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें नगरों में पाई जाती हैं। इसीलिए नगरों में जनसंख्या का केंद्र अधिक पाया जाता है।
औद्योगिकरण है ही है। औद्योगिकरण यानी जहाँ पर उद्योग धंधे होंगे वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेंगे तो जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। तो इस तरीके से आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, घनत्व को। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, कुछ ऐसे कारक भी हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं। जैसे बात करें हम, कुछ धार्मिक क्षेत्र हैं विश्व में, जैसे धार्मिक क्षेत्रों में जैसे आप मक्का का बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हो। मक्का जो है अरब क्षेत्र में है, और अरब क्षेत्र कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर मक्का और मदीना जैसे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं, तो धर्म भी प्रभावित करता है, धार्मिक चेतना भी प्रभावित करती है जनसंख्या वितरण को। इसी प्रकार से कुछ अस्थायी मेले होते हैं। भारत में एक कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग निवास करते हैं अस्थायी रूप से। तो मेले वगैरह भी धार्मिक रूप से जो है, सांस्कृतिक रूप से क्या करता है, जनसंख्या वितरण को, घनत्व को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से विश्व की जनसंख्या घनत्व और वितरण को हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग दूसरे वीडियो में, इसके सेकंड लेक्चर में अध्ययन करेंगे वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, और वृद्धि के तमाम आयाम हैं, कौन कौन से वृद्धि के प्रभावित करने वाले आयाम हैं उसका अध्ययन करेंगे, कारक। और इसके अलावा हम लोग जनांकीय संक्रमण का भी दूसरे वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।